हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 का चैप्टर 3 करेंगे जिसका नाम है दिल्ली के सुल्तान। चैप्टर 2 हम इसके पहले कर चुके हैं। आज हम इसका चैप्टर 3 करेंगे। इस प्रकार से ये सीरीज हमारी कंटिन्यू चलेगी। इसका जो हाफ पार्ट चैप्टर का हम आज करेंगे और हाफ पार्ट हम सेकंड वीडियो में करेंगे। हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे बड़े अक्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसी किसी भी चीज का जिक्र नहीं था जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो। इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी से ही बना। ये तालिका जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। पहले पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी। 12वीं शताब्दी के मध्य में तोमरों को चौहानों ने, जिसे चाहमान नाम से भी जाना जाता, अजमेर के चौहानों को, जिन्हें चाहमान नाम से भी जाना जाता, ने परास्त किया। तोमर और चौहान के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे जिन्हें अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। यहाँ दहमीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे जो प्रचलन में थे। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी और इसके साथ ही दिल्ली एक राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला हुआ था। तालिका 1 में फिर से मैं आपको दिखाऊंगी। उन वंशों की पहचान कीजिए जिसने मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी। जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। मानचित्र 1 को देखकर दिल्ली यकुना और जहांपना को पहचानिए। देखिए, ये दिल्ली यकुना, ये जहांपना, ये सीरी। तो ये हैं फ्रेंड्स दिल्ली के शासक। ये राजपूत वंश। तोमर कब थे? आरंभिक 12वीं शताब्दी 1165 तक। अनंगपाल 1130 से 1145। फ्रेंड्स, ये जो है वेरी इम्पोर्टेंट है। सारे के सारे चौहान 1165 से 1192 तक इन्होंने शासक किया। पृथ्वीराज चौहान ने 1175 से 1192 तक शासन किया था। प्रारंभ तुर्की शासन 1206 से 1290 तक चला। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 तक शासन किया। शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने 1210 से 1236 तक शासन किया। रजिया ने, ये जो है एक औरत थी, इसने 1236 से 1240 तक शासन किया। गयासुद्दीन बलबल ने 1266 से 1287 तक शासन किया। खिलजी वंश ने जो है 1290 से 1320 तक शासन किया। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 से 1296 तक शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 तक शासन किया। और सबसे लंबा शासनकाल जो है तुगलक वंश का था जो 1320 से 1414 तक था। गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 से 1324 तक शासन किया। मुहम्मद तुगलक ने 1324 से 1351 तक शासन किया। फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से 1388 तक शासन किया। सैयद वंश ने 1414 से 1451 तक शासन किया। खिज़र खान ने 1414 से 1421 तक शासन किया। लोधी वंश ने 1451 से 1526 तक शासन किया। बहलोल लोधी ने 1451 से 1489 तक शासन किया। तो दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी। हालांकि अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तारीख एक वचन, तवारीख जो है बहुवचन है, जो सुल्तान के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। प्रशस्तियाँ ब्राह्मण लिखते थे और तवारीख कवि सचिव प्रशासन दरबारी लिखते थे। ये फ्रेंड्स, पहले मैं आपको पांडुलिपि तैयार करने के 4 चरण बताती हूँ। पहले कागज को तैयार किया जाता है, फिर लेखन कार्य होता है। उसके बाद महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर उसका प्रयोग, और फिर जो है जिल्द तैयार करना। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। न्याय चक्र 13वीं सदी के इतिहासकार फ़क़ मुदब्बिर ने लिखा था, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हों। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दें। ये और कुछ बातें ध्यान में रखें। तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। गांव में शायद ही कभी रहते हों। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनके
ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचार से सारे लोग सहमत नहीं थे। तो ये जन्मसिद्ध अधिकार, जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिला है। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग में इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासन के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। तो ये लिंग भेद, स्त्रियों और पुरुषों के बीच सामाजिक और शरीर संबंधी रचना संबंधी अंतर। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। रजिया के बारे में मिन्हाज-ए-सिराज के विचार। इसके बारे में मिन्हाज-ए-सिराज जो है 13वीं शताब्दी के फारसी के इतिहासकार थे। हमने चैप्टर 2 में भी इसके बारे में पढ़ा है। मिन्हाज-ए-सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए, और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसलिए वह पूछता है, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी 1262 से 1279 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्दा, जिसने जो 980 से 1003 तक शासन किया। उसका नाम दीदी, बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। दिल्ली सल्तनत का विस्तार। गैरिसन शहर से साम्राज्य तक जो ये दिल्ली सल्तनत का विस्तार दिखाया गया है। भीतरी प्रदेश, किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करें। गैरिसन शहर, किले, बंदी बसाव जहाँ सैनिक रहते हैं। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों, रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। शहरों से संबंध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था। इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार कर या लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत अधिक कठिन था। बगावत युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम में भी उनके संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी, और जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इसका संस्थापक गयासुद्दीन बलबल के शासनकाल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब में जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों तथा चरवाहों को उनके प्रवास के लिए खदेड़ दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य के लिए प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले, गैरिसन शहर बनाए बसाए गए। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंचे। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले ली। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसला सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूल करते थे, लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दिल्ली, यहाँ से गुजरात, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, देवगिरी,
ये कड़ा, यहाँ से वारंगल, देवगिरी से यादव, होयसाल और ये काकतीय है। 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद तथा उनकी मीनारें। यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर को दिल्ली गुना पुराना शहर कहा गया है। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया। मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाई गई। मस्जिद यह अरबी का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में संविदा घुटना अथवा माथा टेक करते हैं। मस्जिद जामी वह मस्जिद है जहाँ अनेक मुसलमान एकत्रित होकर एक साथ नमाज पढ़ते हैं और नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजिन में से सबसे अधिक सम्माननीय और विद्वान पुरुष को इमाम नेता के रूप में चुना जाता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में पश्चिम की ओर मक्का जो है पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किबला। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का 3rd चैप्टर हाफ। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स।